हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पे डेली ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है 9 पीएम पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे सीरीज़ से जुड़ के अपने रिवीजन को और भी ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के निम्नलिखित किस पक्ष का ग्राफिकीय प्रतिरूपण है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मृत्यु दर तथा जीवन प्रत्याशा। बी ऑप्शन है दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण। सी ऑप्शन है प्रजनन शक्ति तथा बर्थ कंट्रोल। डी ऑप्शन है मृत्यु दर तथा प्रजनन अनुपात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण, ठीक है। यह जो है जनसंख्या पिरामिड के जो है ग्राफिकीय प्रतिरूपण माना जाता है। क्या? दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? वारेन एस थॉमसन ने अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन है चक्रीय सिद्धांत। बी ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण मॉडल। सी ऑप्शन है इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। डी ऑप्शन है सोशल कैपेबिलिटी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो वारेन एस थॉमसन महोदय हैं यह जो है जनांकीय संक्रमण मॉडल के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या राइट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विभिन्न देशों में विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महबूब हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट है। सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। बी ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सी ऑप्शन है समता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता। डी ऑप्शन है खुलापन, स्वतंत्रता तथा समानता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो ये प्रोफेसर महबूब उल हक हैं, इन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया, ठीक है, विकसित किया। और उन्होंने इस सूचकांक में निम्नलिखित सूचकों को समाविष्ट किया है। कौन कौन सा? 3 है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में ये तीनों ही शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों के विकास स्तर को मापा जाता है। और किसने विकसित किया है? ये विकसित किए हैं प्रोफेसर महबूब उल हक, ठीक है। ये महबूब उल हक हैं, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रियाओं का जो है सही अनुक्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। बी ऑप्शन है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। सी ऑप्शन है श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। डी ऑप्शन है विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। जो सामाजिक स्तरीकरण है इसको जो है सही अनुक्रम में हम लगाते हैं तो सबसे पहले होगा विभेदीकरण, फिर इसके बाद श्रेणीकरण और फिर मूल्यांकन और सबसे अंत में क्या हो जाएगा? लाभप्रद, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है हमारा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ग्राम नगरीकरण यह पद शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है? जो ग्राम नगरीकरण है यह जो शब्द है यह किसके अध्ययन से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। तो ए ऑप्शन है ग्राम, बी ऑप्शन है कस्बा और शहर, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों का
डी ऑप्शन है ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन की शैली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन की शैली। ठीक है, यह जो है ग्राम नगरीकरण पद शब्द से के अध्ययन से संबंधित है। जो ग्राम नगरीकरण शब्द है यह जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह ग्रामीण और नगरीय दोनों ही लोगों की जीवन यापन की शैली है। ठीक है, इससे जो है इस ग्राम नगरीकरण के शब्द से ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली के अध्ययन से यह पद जो है संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जजमानी प्रथा को किसके द्वारा बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लोगों का पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग। बी ऑप्शन है लोगों का परस्पर विरोधी हित। सी ऑप्शन है जजमानों द्वारा अपनाए जाने वाले दमनकारी उपाय तथा दमन उत्पीड़न। डी ऑप्शन है लोगों का परस्पर विरोधी हित और अविश्वास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो जजमानी प्रथा है यह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऐसा ऑप्शन है जिसे जो है बेहतर द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? कौन से ऑप्शन को सबसे बेहतरीन जो है समझा जा सकता है जजमानी प्रथा को? तो जजमानी प्रथा जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो जजमानी प्रथा है यह जो है लोगों का पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग है। ठीक है, और तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जजमानी प्रथा को जो है लोगों का पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग, इस ऑप्शन से जजमानी प्रथा को जो है बेहतर और स्पष्ट ढंग से समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्नलिखित हुआ है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है किसानों द्वारा आत्महत्याएं। बी ऑप्शन है किसानों की धन्यार्थता। सी ऑप्शन है किसानों की विकृषकीकरण। डी ऑप्शन है किसानों का विकृषकीकरण तथा आत्महत्याएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीबों के बीच अंतर को विशाल कर दिया है। ठीक है, जिसका हानिकारक परिणाम है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाएगा कि जो भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम है यह जो है अमीर और गरीब के बीच जो है अंतर को विशाल कर दिया है। यह जो है किसानों का विकृषकीकरण और आत्महत्याएं जो है इसका हानिकारक परिणाम है। ठीक है, इसका ग्रामीण विकास कार्यक्रम का। ठीक है, तो जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है यह जो है ग्राम में जो है अमीर और गरीब दोनों प्रकार के ही कृषक पाए जाते हैं। मध्यम और 3 प्रकार के कृषक पाए जाते हैं ना, निम्न और मध्यम करके जो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, ये 3 कैटेगरी होती है। तो उनमें जो सबसे निचले वाले स्तर पे जो किसान होते हैं, तो जो बड़े और धनी किसान हैं वो तो जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ जो है लेकर वो अपना अच्छा उत्पादन और अच्छा उच्च आय जो है पाते हैं। लेकिन जो गरीब या मजदूर वर्ग के किसान हैं, ये मजदूर वर्ग हैं, इनको जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम से उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि जो है उच्च और मध्यम किसानों को हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यह कहा जाता है कि जो भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो चलाया गया था, यह कार्यक्रम जो है अमीर और गरीब के बीच को अंतर को विशाल कर दिया है, जिससे जो है इसका हानिकारक परिणाम यह हुआ है कि यह किसानों का विकृषकीकरण और आत्महत्याएं जैसी चीज़ें घटनाएं हमें जो है देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ऑस्कर लेविस।
बी ऑप्शन है SC दुबे, सी ऑप्शन है रेमंड फर्थ, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो ग्रामीण समाज के अध्ययन में जो यह गुट शब्द है, यह जो है सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? तो ग्रामीण समाज के अध्ययन में जो गुट शब्द है इसका उपयोग किया था रेमंड फर्थ महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है नगरीयकरण, बी ऑप्शन है वैश्वीकरण, सी ऑप्शन है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास, डी ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, जो शिक्षा का निजीकरण है यह जो है वैश्वीकरण का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है GS घुर्रे, बी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, सी ऑप्शन है AK शरण, डी ऑप्शन है SC दुबे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो भारतीय समाज है यह अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? ए ऑप्शन है GS घुर्रे, AK शरण, DP मुखर्जी, बी ऑप्शन है GS घुर्रे, TK उमन, AK शरण, सी ऑप्शन है GS घुर्रे, AR देसाई, DP मुखर्जी, डी ऑप्शन है GS घुर्रे, TK उमन और AR देसाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, GS घुर्रे, AK शरण और DP मुखर्जी ये जो है समाजशास्त्र के भारतीयकरण के से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की कल्पना है कि विश्व में कोई विशेष गोपनीय अधिभौतिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती और जीवन को मानवीय बुद्धिमानी के अनुसार जिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, सी ऑप्शन है पश्चिमीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, डी ऑप्शन है धर्मरूढ़ता मुक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता है यह जो है इस कल्पना के अनुसार जो है जो विश्व में कोई विशेष गोपनीय अधिभौतिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती है और जीवन को मानवीय बुद्धिमानी के अनुसार जिया जा सकता है। तो इसे ये हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, यह तर्क किसने दिया है? ऑप्शन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है DP मुखर्जी, सी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, डी ऑप्शन है SC दुबे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो भारतीय समाज में परिवर्तन है इसको जो है परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। तो यह तर्क दिया है DP मुखर्जी महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कथन और कारण वाले क्वेश्चन पर। तो इसका जो है कथन और कारण वाले क्वेश्चन अभिकथन ए है। बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कथन ए है। ठीक है, तो कथन ये कारण क्या है?
कारण दिया गया है, अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं। तो ये भी जो है करेक्ट है, ठीक है। और फिर हम इसको देखते हैं ऑप्शन कोड, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से आपको बताना है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है ए असत्य है और आर परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यह जो अभिकथन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जो बहुसामुदायिक समाज है, यह जो है अल्पसंख्यकों को, असंख्यक समूह में जो है प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये करेक्ट है, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं और वो जो है अल्पसंख्यकों को जो है एक अविश्वास के रूप में देखते हैं, एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं यह जो है प्रायः अपने जो है पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो जो आर है यह जो है ए का जो है स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये दोनों कथन और कारण क्वेश्चन जो है, जो अल्पसंख्यक समूह है या पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं, ये और जो सामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न होता है, ये दोनों ही कथन सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 18वीं और 19वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। बी ऑप्शन है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा में बिरसा आंदोलन, कच्चा नागा बगावत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है रिपीटेटिव पूछा भी जाता है। सी ऑप्शन है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। डी ऑप्शन है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, नागा बगावत और संथाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सही अनुक्रम में लगाना है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है जनजातीय विद्रोह हुआ था, ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और जो कोल विद्रोह है यह कब हुआ था? यह हुआ था 1839 से 1850। और संथाल जो विद्रोह है यह हुआ था 1855 से 56 में। कच्चा नागा बगावत जो हुआ था 1860 में। और बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था 1899 में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा भी जाता है। जैसे संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन, ये जो है हमेशा पूछे जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो आप इन चारों को याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसने तर्क प्रस्तुत किया है दंड आपराधिक सामाजिक प्रतिक्रिया है, यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है मर्टन, बी ऑप्शन है पार्सन्स, सी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है कासिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि जो दंड है यह अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यह हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, दुर्खीम महोदय, ठीक है। यहीं से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह न केवल अपराध की आपराधिक गतिविधि तथा सामान्य भयोपरति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है?
किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैसे कि आप सुसाइड कॉन्सेप्ट से ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है दुर्खेम, डी ऑप्शन है मर्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खेम महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? ए ऑप्शन है सुधार, बी ऑप्शन है पुनर्वास, सी ऑप्शन है सुधार तथा पुनर्वास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किया गया था? तो यह बंदियों के सुधार तथा पुनर्वास के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, ताकि वे जो है अपराध जगत से जब वापस आएँ, जेल से बाहर आए, तो उनके पुनर्वास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ताकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं यह जो है अपराध करके जेल जाते हैं, इसके बाद उनके पास कोई व्यावसायिक शिक्षा या पुनर्वास का जो है इंतजाम ना होने के कारण वह वापस पुनः फिर कोई ना कोई अपराध करके वापस जेल में आ जाते हैं। इसलिए इन लोगों का जो बंदी हैं इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर जो है सुधार तथा पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है केरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करते हैं कि जो संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था? यह सन 1953 में डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने उत्तर प्रदेश में बनी जिसने खुले जेलों की अनुशंसा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश होगा। यह सबसे पहले बनी थी उत्तर प्रदेश में 1953 में। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के प्रयासों द्वारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करप्शन से रिलेटेड। भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है भ्रष्टाचार, सी ऑप्शन है संघर्ष, बी ऑप्शन है अज्ञानता का, डी ऑप्शन है सामाजिक पूर्ण एकता का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो भाई भतीजावाद है, पक्षपात है, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग है, यह जो है किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सफ़ेद पोश अपराध पद सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सी बर्नेस, बी ऑप्शन है ई सदरलैंड, सी ऑप्शन है ए कोहेन, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो सफ़ेद पोश अपराध है यह जो है सर्वप्रथम किसने यह कॉन्सेप्ट दिया था? ई सदरलैंड महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। गाइज आप लोग हमारा सपोर्ट भी करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस सीरीज़ से जुड़ के जो है तैयारी कर सकें। तो ये रिवीजन क्लास है, तो जो लोग कार्यकाजी हैं, कामकाजी हैं, वो जो है रिवीजन अपना MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कारावास बंदीगृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? ए ऑप्शन है दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, बी ऑप्शन है न्यूननाथ दंड सिद्धांत,
सी ऑप्शन है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यह जो कारावास बंदीकरण है या बंदी गृह अभ्यासन है, यह किस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? तो यह जो है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत को बढ़ावा देता। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? तो यह जो है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत के विरुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, यह अपराध से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने यूनिट में यह जो है बटा रहता है। तो 10 यूनिट में हमारा यह जो है सिलेबस जो है हमारा बटा हुआ है और उन्हीं सारे 10 यूनिट से हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। यह कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ए अभिकथन है, भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। कारण क्या दिया गया है? आर्थिक क्षेत्रीय असमताएं सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है। तो इसमें जो है अभिकथन ए तो सही है कि जो भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमताएं हैं, तो बिल्कुल राइट बात है कि भारत में जो है आर्थिक असमानता पाई जाती हैं। लेकिन जो आर्थिक क्षेत्रीय असमताएं हैं ये सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है, ये तो बात गलत है। ये केवल बजट के द्वारा ही जो है आर्थिक क्षेत्रीय असमताएं नहीं है, बल्कि और भी भौगोलिक कारण और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भी बहुत सारे कारण होता है। तो इसमें अभिकथन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो इस कौन से क्वेश्चन में ये राइट है? एक मिनट, ये जो है दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी व्याख्या तो सही कर रहे हैं लेकिन इसको ऑप्शन में गलत डाल दे रहे हैं। ये इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि जो आर्थिक क्षेत्र में जो असमताएं हैं ये सरकार के बजट द्वारा ही जो है आवंटन का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक कारण भी जो है क्षेत्रीय असमताएं पाई जाती हैं। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो इसका जो सही व्याख्या है यह सही व्याख्या नहीं है। सिर्फ बजट ही, सरकार का बजट ही जो है इसका जो है अकेला कारण नहीं है। तो ये दोनों ही सही है लेकिन यह सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा अगर इधर उधर करते हैं तो हमारा सही होते हुए भी क्वेश्चन हम गलत टिक करके आएंगे, इसलिए हमेशा जो है अवेयर रह के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन अभिकथन और कारण वाले। फिर क्वेश्चन आ गया कथन ए है, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है। आर क्या कारण दिया गया है? उच्च जन्मदर समाज में निरक्षरता तथा निधनता से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हम चारों पहले ऑप्शन देख लेते हैं तब इसे सॉल्व करने बैठते हैं। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? तो जो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है यह समाज में निम्न स्तर का विकास का सूचक है। तो यह तो सही है, ठीक है। और उच्च जन्मदर समाज में निरक्षरता तथा निधनता से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो जो आर है यह जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जब जन्मदर अधिक होती है तो यह जो है समाज में जो है निम्न स्तर को लेके आती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो हमें जो है ज़्यादा तो हमें रोटी कपड़े और मकान के लिए ज़्यादा जो है प्रयासरत रहना पड़ेगा। और जो उच्च जन्मदर है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर जो है निरक्षरता और निर्धनता जो है
से संबंधित हो जाती है। तो ये जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है कि जो अत्यधिक वृद्धि है यह समाज में निम्न स्तर का विकास का सूचक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे निरक्षरता और निधनता दोनों ही पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे क्या राइट होगा? सही व्याख्या है बी ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता, अतंत्रता हिंसात्मक या उग्र रूप में फूटती सकती है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कोजर, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन डरेंडार्फ, डी ऑप्शन है ग्लकमैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है, इसी से ही हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कुछ की टर्म होता है जिसके द्वारा जो है आप क्वेश्चन बहुत ही ईजिली से करेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त हैं उनके बीच के अंतर का मापन जुड़ा है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रवर्तित निर्धनता, बी ऑप्शन है निर्धनता की संस्कृति, सी ऑप्शन है सापेक्ष निर्धनता, डी ऑप्शन है पूर्ण निर्धनता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों में जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है उनके बीच के मापन से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, कि कुछ लोगों के पास जो है जीवन यापन की स्थितियों तथा जिनको प्राप्त है और जिनको नहीं प्राप्त है, ठीक है, उन लोगों के बीच के जो अंतर का मापन है यह जुड़ा होता है सापेक्ष निर्धनता से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हमेशा पूछा जाता है, फ्री का नंबर है ये। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ है? एक पूछा जाता है कि दहेज अधिनियम जो है कब पारित हुआ और यह जुड़ा है संशोधन से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमेशा आता है इस एक्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या राइट ऑप्शन होगा? हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन है 1965, सी ऑप्शन है 1984, डी ऑप्शन है 1961। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो दहेज निषेध अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1961 में। लेकिन यह क्वेश्चन क्या, एक ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन यह जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दहेज निषेध संशोधन है यह अधिनियम कब पारित हुआ था, मतलब जो दहेज निषेध अधिनियम है इसमें कब संशोधन हुआ था, कब अमेंडमेंट हुआ था, यह क्वेश्चन सीधा यह पूछ रहा है। तो 1984 में जो है दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, सॉरी गाइज। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? हम ऑप्शन देखते हैं। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है यंग तथा विल्मॉट, बी ऑप्शन है ओकले, सी ऑप्शन है बॉमेट एवं स्मार्ट, डी ऑप्शन है स्मार्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो सममित परिवार है यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो यह कॉन्सेप्ट दिया है यंग तथा विल्मॉट महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सममित परिवार है यह कॉन्सेप्ट यंग तथा विल्मॉट महोदय ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग रट लें क्योंकि ये जो है फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा, ये तो एक्ट से अधिनियम से जुड़े हुए 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, जो उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उसी को घुमा घुमा के 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन है 1961, डी ऑप्शन है 1973। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसमें जो है हिंदुओं को तलाक का प्रावधान प्रदान किया गया है। ठीक है, 1955 के में। और कौन सी धारा में? धारा 10 में। ठीक है, और धारा 13 में क्या है? धारा में 13 है कि कौन कौन से शर्तें हैं जिसके अकॉर्डिंग हिंदुओं में तलाक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, और 1956 किससे जुड़ा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से, और 1961 दहेज निषेध अधिनियम से। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक संशोधन, एक उत्तराधिकार और एक हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हिंदू विवाह अधिनियम से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के कि हिंदुओं को तलाक का प्रावधान किस में दिया गया है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी ही जो है हिंदुओं के तलाक का भी प्रावधान दिया गया है धारा 10 के तहत, और कुछ शर्तें हैं जिसे धारा 13 में उल्लेखित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इस पर आधारित है कि उदारता ना तो उपहार के रूप में मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आत्म उन्नति दूसरों के आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है मार्क्सवादी, बी ऑप्शन है संरचनात्मक, सी ऑप्शन है उपाश्रयण, डी ऑप्शन है सभ्यता संबंधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उपाश्रयण जो यह कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है उदारता न तो उपहार के रूप में मिलती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष, और आत्म उन्नति जो है दूसरों के आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक कोट्स भी आप मान सकते हैं कि जो आत्म उन्नति होती है, अपनी उन्नति यह हमेशा जो है आत्म संघर्ष द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो आप इसे जो है कोट्स के द्वारा भी याद कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे कहीं आप लिख के भी रख सकते हैं, कहीं दीवार वगैरह पे भी आप चिपका सकते हैं, ताकि आपको याद रहे अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो ये कोट्स आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसे हमेशा पढ़ते रहें अपने आगे बढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, बी ऑप्शन है लुइस ड्यूमो, बी ऑप्शन है BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो यह किसका विचार है? ये स्टेटमेंट किसका है कि जो जाति तथा जो अस्पृश्यता है, जो अस्पृश्यता है, यह हिंदुओं को समुदाय में क्रिया करने नहीं देती? तो यह विचार है BR अम्बेडकर महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विधारी विरोध में होते हैं, पारंपरिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध जो है पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता और प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि? तो यह जो है किसकी विचारधारा है? ए ऑप्शन है लुइस ड्यूमा, बी ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, सी ऑप्शन है NK बोस, और डी ऑप्शन है GS घुर्रे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लुई ड्यूमा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो है स्टेटमेंट लुई ड्यूमा महोदय का है। तो हम जो है आपको एक टर्म बताते हैं, ये प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लुई ड्यूमा महोदय ने। तो इसी से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है लंबे चौड़े जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए आप छोटा सा कीवर्ड पकड़िए। ठीक है, उससे आप जो है बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम सीरीज में आपको
छोटे मोटे ट्रिक्स भी बताते रहेंगे जिससे आपका क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम छोटे मोटे जो है आपको ट्रिक्स बताते रहते हैं, तो इसलिए आप जो है पूरी सीरीज देखें, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है GS घुर्रे, बी ऑप्शन है SC दुबे, सी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, डी ऑप्शन है KS सिंह। तो जो पीपल ऑफ इंडिया है, इसके जो नामक जो विस्तृत कृति है, इसका संपादन किसने किया था? KS सिंह महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निर्यात कार्यप्रणाली वेत्ताओं के अनुसार किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं?